तो ये असाइनमेंट 6 और एससीवी में ये जो डाउट्स आपने लिखाए हैं, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो बोलिए। नहीं ऐड करना है, चलो। तो असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, ये रहा। A triangular wireframe, each of side 2 meter, is placed in the region of time variant magnetic field having dV by dt ऐसा कुछ। The magnitude of field is perpendicular to the plane। अच्छा पहले तो यहाँ पे डाल लो तो वहीं पे पढ़ने लगा। The base of the triangle AB has resistance 1 ohm, while the other two sides have resistance 2 ohm each. The magnitude of potential difference between the point A and B will be। किसी से सॉल्व हुआ ये? सर मुझे आंसर अलग है। और किसी को आंसर आया इसका? सॉल्व किया गणेश? गणेश, सौम्यदीप, सम्यक सुन रहा है? सॉल्व किया किसी ने? बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। सॉल्व किया किसी ने? सर मुझे 0.6 आ रहा था, आंसर 0.4 दिया। नहीं, किसी को आंसर मैच हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं। फ्लक्स फाई क्या होगा? B इंटू ए होगा। यस। तो B इंटू एरिया ए। एरिया इसका कितना होगा? सर √3। हाँ सर, √3 आएगा। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है ना, बाहर है? हाँ सर। बोलिए सर बट हाँ, तो जो फ्लक्स होगा वो बाहर वाले एरिया में होगा ना? सर लेकिन फिर बाहर कोई कट ही नहीं कर रहा ना। नहीं, कट की बात नहीं है। ये जो अंदर का एरिया है, इसमें तो कोई फ्लक्स है ही नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्चुअल में ये जो इन रेडियस का बनाओगे, मुझे लगता है उसमें मतलब जो डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से वो होना चाहिए, है ना? अच्छा सर। तो B जो मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से शायद पाई r स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? √3। जो भी है, आई मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा कुछ। और जो पाई r स्क्वायर होगा वो कितना होगा? तो इसका आई मीन समझ रहे हो, बाहर का रेडियस कितना होता है, सरकम रेडियस? √3/4। तो ये हो जाएगा B पाई, सरकम रेडियस क्या होता है? √3/4। हाँ सर। इंटू साइड भी होगा क्या, या पूरा वैल्यू ही बता रहे हो तुम? सर नहीं, सरकम रेडियस है। अच्छा, माइनस
तो a/√3 होता है ना सर? हाँ, वही तो मैं पूछा, रुको मैं कर ही देता हूँ, मुझे लगा तुम लोग रेडीमेड कर लोगे तो मैं कर ही देता हूँ। ये तो आपका ये वाला ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कैसे समझाऊं? सर सर्कम रेडियस और सेंट्रोइड और किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा ना? ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस। हाँ सर। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री और ये a/2, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये a/2 और ये 30 डिग्री, तो r cos 30 इज a/2। हाँ सर। तो r cos 30 हो गया मेरा √3/2, दिस इज इक्वल टू a/2। इसलिए मैं पहले उस टर्म में पूछा, तो वैल्यू बताया तो मुझे लगा तुम लोग आर वार का वैल्यू पुट करके बता रहे हो। a कितना है? 2 मीटर, तो ये हो गया 2/√3। यस सर। ये कहाँ हैंग कर गया? एक मिनट, वो बुक हैंग कर गया। आ गया। तो ये हो गया a/√3 और a की वैल्यू है शायद 2, तो ये हो गया 2/√3, है ना? तो ये हो गया b इंटू 4π/3 माइनस ट्रायंगल का एरिया बताओगे, या वो भी ट्रायंगल का साइड है 2? √3 पक्का? हाँ सर। तो ये फ्लक्स हुआ, तो d5/dt कितना होगा? 4π/3 माइनस √3 इंटू dB/dt, तो dB/dt √3 दिया है, तो ये हो गया 4π/√3 माइनस 3, ऐसा कुछ, √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इस केस में मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 4π माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय √3, ऐसा कुछ। यस। तो करंट कितना हो जाएगा? किसके बीच में पूछा है? सर ए और बी। ए और बी के बीच में। ए कहाँ है? यहाँ। ए यहाँ है और बी यहाँ है। अच्छा, एक बात बताना, ये सेम करंट फ्लो करता रहेगा सब में? यस सर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन 1 ओम, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए फिर तो। नहीं सॉरी, 5 ओम। सर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और बी के। तो ये करंट हो जाएगा। हाँ सर। तो I इंटू आर, ये इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यस सर। तो E इंड्यूस्ड अपॉन 5 इंटू 1 करोगे तो देखो, तो एक बार आंसर आता है क्या? कोशिश करो, तो मुझे एक डाउट है इसके लिए। तो 4π माइनस 3√3 अपॉन 5√3, क्या आंसर आएगा करके देखो तो एक बार। सर 0.85 आता है।
है आंसर? नहीं सर। आंसर क्या है? 0.4। एक सेकंड। कैलकुलेटर। हाँ, ये कितना आता है ये वैल्यू पूरा मिला के? सर 0.85। 0.85 आता है। अच्छा, और दिया कितना है आंसर? सर 0.4। 0.4। ऐसा कैसे? एक सेकंड मुझे टाइम दो, मैं बताता हूँ। किसी ने करके देखो कि मुझे ध्यान है ये आंसर इसका सही है, गलत नहीं है। थोड़ा सा एक डाउट है, किसी ने किया है घर में, इसको करके देखा है? बोलो बेटा। सर मैंने किया था पर आंसर आया था आंसर? क्या नहीं बोल रहे सर, हो? आंसर मुझे 0.6 आ रहा है। सर वो ट्रायंगुलर लूप ही है ना जो, तो सर आंसर 0.4 दिया है। सर जो हम फाई इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे और डी फाई बाई डी टी करेंगे, उसमें एरिया ट्राइंगल का होना चाहिए ना कि सर्कल माइनस ट्राइंगल। नहीं, सर्कल माने ट्रायंगल, क्योंकि मुझे जो दिखा ना डायग्राम में बेटा, मैं क्यों ऐसा किया, डायग्राम में देखो तो सर्कल के अंदर फील्ड नहीं है। डायग्राम में एक बार तो सर्कल के बाहर फील्ड दिख रहा है ना। हाँ सर, डायग्राम में वैसा लग रहा है, बट सर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हर जगह है फील्ड। सर फ्लक्स हम लोग बॉडी के थ्रू वाला से लेते? हाँ सर, अंदर ट्राइंगल के अंदर वाला एरिया का लेंगे फ्लक्स, ना कि वो बाहर वाला। हाँ, अरे बात में तुम्हारा तुम लोग जो कह रहे हो ना समझ में रहा हूँ, बट मुझे क्या डायग्राम में उसके अंदर फील्ड खाली दिख रहा है, डॉट क्रॉस कुछ दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो? सर वो शायद कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज से तो वही लग रहा है कि मतलब पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, और मतलब सिर्फ बाहर है ऐसा लग रहा नहीं है मुझे। बुकलेट सॉल्व किया है तुम लोगों ने? बुकलेट सॉल्व करके देखा है क्या? सर पूरा नहीं हुआ है। बुकलेट में भी सेम क्वेश्चन है, मुझे नंबर नहीं आता इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सर ट्रायंगल का एरिया लेके भी आंसर नहीं आ रहा है। नहीं, आंसर तो अलग बात है। नहीं नहीं, इसमें एक एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, एक कॉन्सेप्ट है इसमें। A triangular wire frame each of side 2 meter is placed in a region of time variant magnetic field having dB by dt this much. अच्छा, the magnetic field is perpendicular to the plane of triangle. क्वेश्चन के लैंग्वेज में तो लग रहा है कि पूरे इसमें है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, बट डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा है।
टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ना थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, सब वो सही कह रहे हो, अंदर है। सब लोग सुनो, एक चीज सिखाना है मुझे, इसके थ्रू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझोगे। सुनो, या वो रहने दो, वो ट्रायंगल वाला काम नहीं देगा। एक चीज सीखो, सीखना ये है इसमें कि ये कोई मोशनल ईएमएफ तो है नहीं। मैंने पिछली क्लास में एक बात कही थी आप लोगों को कि दो बातें होती है। अगर कंडक्टर मूव करता है फिर तो कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी वो सब है। सब लोग सुनना ध्यान से, मैं इसलिए रुक गया, मुझे पता है कि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। सब देखिए भाई, और ये क्वेश्चन बुकलेट में भी है, और ये क्वेश्चन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो सब, इसमें अगर हम आंसर, ठीक है आंसर आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे। इसमें अगर हम फ्लक्स देखें तो B इंटू ए लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल का लिखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं बेटा? √3/4 हाँ, वैल्यू बाद में पुट करेंगे तो √3/4 लिखेंगे, ऐसा कुछ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ तो मेरा d∅/dt होगा ना। तो ये जो d∅/dt होगा, सब समझना ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डबल स्टार दिया। सब लोग सुनो, जो d∅/dt होगा वो हो गया मेरा √3/4a² इंटू dB/dt। वैल्यू मैं बाद में पुट कर देता हूँ, dB/dt का √3 पुट करता हूँ तो ये हो गया, अच्छा 3a²/4, नहीं वैल्यू पुट करना आसान है, साइड 2 है तो 3 वोल्ट आ गया। अब मेरी बात सब लोग सुनेगा ध्यान से। अब रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ये तीनों वायर, गणेश सुन रहा है? हाँ ये जो ट्रायंगल का तीनों साइड है सेम मेटल का है। हाँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो तीनों साइड है, सब देखेगा, ये जो तीनों साइड है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो तीनों साइड है, इस तीनों साइड में 1-1 वोल्ट का बैटरी बन गया। ऐसे, ये बात समझ रहे हो? सर 1 वोल्ट का कैसे? ये तीनों वायर मिला के 3 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ना। हाँ सर। तो तीनों का लेंथ सब कुछ इक्वल है। हाँ सर। तो ये 1 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 1 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 1 वोल्ट की बैटरी हो गई। करंट पर अभी आते हैं, बट ऐसा हो गया। हाँ सर। अच्छा, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ रेजिस्टेंस है। हाँ सर। ये शायद 2 ओम का है ना? नहीं सर 1 ओम की। नीचे वाला दोनों, ठीक है ठीक है। तो ये 1 ओम है, ऊपर वाला दोनों 2 ओम। तो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो ये बैटरी बनने से, सब ध्यान से देखेगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो हुआ। हाँ सर।
अच्छा डायरेक्शन एक बार चेक कर लेना, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, देख लेना। शायद मैंने सही बनाया एंटी सर वो क्लॉकवाइज, हाँ सर सही है। वही होगा। है ना? क्वेश्चन में दिया नहीं है इंक्रीज या डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या? सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है बट सर dv/dt का साइन प्लस dv by dt पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब सोचो जो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर नहीं होगा, ई माइनस आई आर होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। ये सिखाना चाह रहा था मैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पिछली बार जो मैंने आई आर कह दिया था वो आई आर नहीं, ई माइनस आई आर होगा। क्लियर है? यस सर। तो ई मतलब 1 वोल्ट माइनस आई अपॉन इंटू आर, जो भी आपका 1 ओम है वो होगा। क्लियर है? और I1 माइनस आई जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा मेरा 3 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ सर वही है। तो 1 माइनस 5 6 या 30, एग्जैक्ट 0.4 वोल्ट आया आंसर। हाँ सर। हाँ सर। समझे सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। समझ, लिख लो इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी है, लैंग्वेज वैल्यू अलग अलग हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है बट है ये क्वेश्चन। तो कोई मुझे बताएगा? सब चुप, सब चुप। कोई मुझे बताएगा कि तीनों 1 1 1 लेने का एक्चुअल लॉजिक क्या है? या अगर तीनों का साइड लेंथ अलग अलग रहता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह कुछ और होता, मतलब प्रोपोर्शन में मुझे रेडियस लेंथ वेंथ पता होता, तो हम इस ईएमएफ को कैसे बांटते? सर हर छोटा छोटा सेक्शन में वो अलग अलग वेरी हो रहा है तो बट कैसे निकाल लेंगे? इसमें तो मोशनल है नहीं। ये सिखाना पर्पस है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू change in magnetic flux is non-conservative in nature। जैसे, सब ध्यान से सुनो, ये तो क्वेश्चन हो गया, लिख लिए ना? सर एक सेकंड। लिख लो, फिर एक जनरल थ्योरी बताता हूं मैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ सर हो गया। अच्छा, अब मैं जो कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। मान लो मैंने रैंडम सा कोई ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी ऐसा, साइड लेंथ कुछ भी, I mean, इसका लेंथ L है, इसका मान लो 2L होता, इसका 2L होता, ऐसा कुछ और सेम क्वेश्चन होता। तो अब हम क्या करते पता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ सर। है ना? तो इन तीनों केस में तीनों वायर का लेंथ इक्वल था, तो तीनों के इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो गया। हाँ सर। नहीं तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता, समझ गए? टोटल ईएमएफ तो हम ऐसे ही निकालते, जैसे इसमें निकाला है 3 वोल्ट रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स से, लेकिन ये टोटल ईएमएफ इन 3 रॉड 4 रॉड 5 रॉड पता नहीं जैसा भी क्लोज सर्किट हो, तो उसके हर साइड में कैसे निकालेंगे? तो जो उसका लेंथ होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। समझे? हाँ सर। समझा गणेश? क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E इंटू लेंथ ऑफ मेटल, यही उसके दोनों एंड के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना? हाँ सर।
तो ये बात ध्यान रखनी थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम से पॉज लेके बता रहा था कि इससे एक नई चीज सीखना है। ढूंढ लेना कौन सा क्वेश्चन है बुकलेट में, नंबर मुझे नहीं याद है बट ये बुकलेट में भी है, वैल्यू थोड़ा अलग हो सकता है। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जिससे कुछ सीखा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आप लोग थ्योरी बना लीजिए। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक कंडक्टर के मोशन की वजह से ईएमएफ होता था, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ Yes. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। असाइनमेंट 6 पूरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का ही होगा शायद। हाँ सर। यस सर। बाकी सॉल्व करने में आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन अगर जिसने नहीं किया है जरूर कर लेना एक बार। एससीबीए में इसके क्वेश्चन है नहीं, बुकलेट में भी मुश्किल से 1-2 मिलते हैं। क्या था? अ चार्ज रिंग, मास इतना, चार्ज इतना, रेडियस इतना, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम एट द रेट दिस इज अप्लाइड ऑन द रिंग इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू फाइंड द एंगुलर स्पीड अटेन्ड इन टाइम 10 सेकेंड, ऐसा कुछ। ये तो इजी है, तो इसमें तो करंट से काम चल जाएगा, इंडिविजुअल पूछा नहीं है इसलिए दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं हुआ बेटा? ये तो पहले फ्लक्स निकाल लो B इंटू ए, तो ईएमएफ इंड्यूस निकाल लोगे का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा dB बाई dt इंटू ए, वैल्यू मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, हो जाएगा। तो फिर करंट मुझे मिल जाएगा कितना, तो dB बाई dt इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कुछ दिया होगा है ना, टोटल रेडियस R इसलिए नहीं होगा, रेडियस है, रेजिस्टेंस दिया है नहीं सर। चार्ज रिंग, मास 50 ग्राम, अच्छा चार्ज 2 कूलम दिया है ना, ठीक है एक मिनट हो जाएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ा। मास 50 ग्राम है, चार्ज 2 कूलम है इस पर। ठीक है वो आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, dB बाई dt इंटू रेडियस को a लिख देता हूँ, बाद में पुट कर देंगे, और रेजिस्टेंस को r, तो पाई a स्क्वायर अपॉन r, ये हो जाएगा मेरा जो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। अब इंड्यूस्ड करंट अगर फ्लो हो गया तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि टाइम dB बाई dt करेंगे, dB बाई dt कांस्टेंट आ रहा है ना 0.2। हाँ सर। हाँ तो करंट कांस्टेंट है, dB by dt तो फंक्शन है ना ऑफ टाइम 0.2 t। मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम एट द रेट 0.2 टेस्ला, तो इसका मतलब B दिया हुआ है मेरा 0.2 टेस्ला ना। नहीं सर, वो यूनिट सर टेस्ला पर सेकंड है, टेस्ला पर सेकंड ना सर। ओ अच्छा, तो ये dB बाई dt ही दिया है। हाँ ओके सर। ओके 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 ओके, तो ये dB बाई dt ही दिया है, ठीक है एक सेकेंड, फिर तो ये dB बाई dt ही दिया हुआ है मुझे, तो ये करंट टाइम का फंक्शन मिल जाएगा, मुझे मिल गया इनफैक्ट, वैल्यू लिख ही देते हैं, पाई रेडियस a स्क्वायर हो गया 4, dB बाई dt मेरा हो गया 0.2 इंटू टी अपॉन रेजिस्टेंस को कुछ R लिख देते हैं, बाद में देखेंगे कैंसिल होगा तो होगा। ये हो गया मेरा करंट हो गया टाइम का फंक्शन।
तो करंट टाइम का फंक्शन हो गया, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, आई डी एल क्रॉस बी। टॉर्क होता है ना आई डी एल क्रॉस बी, हाँ सर। या म्यू। टॉर्क को एनआई ले लेंगे ना, क्या बोल रहे हो? टॉर्क एम क्रॉस बी। हाँ एम क्रॉस बी, तो एम को क्या लिखेंगे, एन आई ए लिखेंगे। हाँ तो सर। N1 हो गया आई, और एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर, है ना, NIAB ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो टॉर्क अगर ऐसा हो गया तो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई अल्फा हो जाएगा, और टाइम के साथ इंटीग्रेट करके, बट एक आर तो आना चाहिए, आर क्यों नहीं है, आर कहाँ से बच रहा है? सर एक और मेथड है इसके लिए। एक सेकेंड और रुक जाओ, रेजिस्टेंस तो मुझे यूज हो ही रहा है। रेजिस्टेंस मुझे लगा था कहीं कैंसिल होगा क्या। एक सेकेंड, रेजिस्टेंस कैंसिल नहीं हुआ। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से करूं, एक सेकेंड रुक जाना, अगर मैं इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ से करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया, उसमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करंट मिल गया। चार्ज तो दिया हुआ है ना, यस तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करेंगे तो नहीं, करंट थोड़ा ना होगा वो, नहीं। क्योंकि मुझे इसके मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो चार्ज चाहिए ना, मतलब आई मीन करंट चाहिए। सर करंट को तो सीधा Q ओमेगा बाय 2 पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें एंगुलर हाँ, सर। स्पीड निकालना है। हाँ हाँ, सर। करंट को इक्वेट कर सकते हैं। करंट को क्या तो लिख सर सकते हैं, क्यू Q बाय, ओमेगा बाय 2 पाई, Q into ओमेगा बाय 2 पाई। सर टी और को फिर 2 पाई में होगा। तो एक नया वेरिएबल ओमेगा आ गया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। सर वही ओमेगा ही निकालना तो ढूंढना है सर। है, रेजिस्टेंस आर की अच्छा अच्छा, जगह वही हम ढूंढना है ना। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, फिर तो हो जाना चाहिए। क्या ढूंढ, एंगुलर स्पीड, हाँ ओमेगा का ही फंक्शन ढूंढना है, राइट राइट। हाँ सर। हाँ हाँ, हो जाएगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा का ही फंक्शन ढूंढना है। तो एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन T, Q ओमेगा बाई 2 पाई। हाँ ऐसा कुछ करंट हो जाएगा ना, ऐसा करंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, I इंटू ए। तो Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और जो टॉर्क है वो हो जाएगा B इंटू एम, है ना, म्यू क्रॉस बी। तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो B इंटू एम हो गया। तो B इंटू एम अपॉन इसका हम एम आर स्क्वायर, तो ये अल्फा मिल गया, है ना, हो गया, ये अल्फा मिल गया मुझे। ये समझ रहे हो कैसे टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हाँ हाँ सर। तो ये अल्फा हो गया, और अल्फा को हम डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा बाई डी टी मेरा हो जाएगा बी, यहाँ पर एम, यहाँ पर आर स्क्वायर, और एम में मेरा हो गया क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और फिर ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ऐसा। तो पाई पाई आर स्क्वायर गया, तो ये हो गया बी इंटू क्यू इंटू ओमेगा अपॉन 2m इज डी ओमेगा बाई डी टी।
अब बी टी का फंक्शन है, बी हमारा टी का फंक्शन है, डीबी बाई डी टी 0.2 है। डीबी बाई डी टी ये मेरा 0.2 टी है, तो बी मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 10। सर बट उसमें इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया होना चाहिए ना, इनिशियली कितना है? आइडियली दिया होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, मान लो अगर होता तो इनिशियल स्पीड भी कुछ होता ना। और t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर अगर 0 नहीं होगा, अच्छा देख लेते हैं वो कोई, हाँ सर वो मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, देखेंगे जैसा है उसके बाद देखेंगे। तो इस b को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये मेरा हो गया डी ओमेगा अपॉन ओमेगा, इधर हो गया Q बाई 2m, और b की जगह लिख देंगे टी स्क्वायर बाई 10 dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 10 सेकेंड तक, है ना। तो ये तो log आ जाएगा, बट log में यहाँ 0 आ जाएगा ना। हाँ सर। उसका तो कोई मीनिंग है नहीं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना सर फ्लक्स से? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेंगे उससे, फिर सो फील्ड में चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स में रेडियस मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क, डायरेक्ट टॉर्क आ गया, फिर टॉर्क से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करके फिर उससे सेम ही हो जाएगा सर फिर। नहीं उससे फिर अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है बिना ये वेरिएबल्स के। एक मिनट रुक जाओ, इसमें कंप्यूटेशन गलत हो रहा है। फील्ड से ट्राई कीजिए ना। ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा। बट एक चीज समझना है, इसमें ये जो हम लोग ओमेगा कह रहे हैं, अभी वाला जो मेथड कर रहे हैं, ये ओमेगा से तो लूप रोटेट हो रहा है ना, उसके अंदर जो करंट एस्टेब्लिश होगा अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो, ऑल्दो दिया नहीं है ये अलग बात है, बट उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करना चाहिए ना। नहीं समझे? एक मिनट और रुक जाओ, मुझे 2 मिनट मुझे खाली इसका ये बनाने दो। थ्योरी के हिसाब से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, राइट। तो अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा विच इज एरिया इंटू डीबी बाई डी टी, एक मिनट रुक जाना, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर इंटू 0.2 टी। अगर ये डीबी बाई डी टी है तो यूनिट देख के लगता है जैसा कि, और आर की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 0.8 पाई टी। ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस सर्कल में ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड into 2 pi r, this is equal to induced EMF। नहीं, हाँ सही बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड into 2 pi r, यही हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा ना। हाँ सर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0.8 पाई टी, मगर फिर ये टाइम का फंक्शन है,
अच्छा ठीक है, वो तो इंटीग्रेट का ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो 0.8 पाई टी और रेडियस है 2, तो 2 इंटू 2 4 पाई, तो ये हो गया 0.2 टी। ये हो गया मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना है तो 2 कूलम चार्ज है इस पर, तो हर चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E के बराबर लगेगा, तो फोर्स हो गया 0.4 T। और ये फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, बताया था ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है। हाँ सर। तो ये ऐसे टेंजेंशियल लगेगा ना ये सब, हाँ सर। तो ये सब टेंजेंशियल फोर्स के कारण ये इस पर टॉर्क लगेगा। तो इसमें जो टॉर्क होगा वो सीधा सीधा हम लोग फोर्स इंटू 4 आई मीन F इंटू R लिख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ सर। एक और बना देता हूँ। तो इस टेंजेंशियल के कारण इस पर जो टॉर्क लगेगा वो ऐसा लगेगा, तो ये टॉर्क मेरा हो जाएगा फोर्स इंटू R, दैट इज 0.4 इंटू रेडियस कितना है 2 T, तो ये टॉर्क हो गया 0.8 T। इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं I इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी सर उसको अल्फा ही रहने देते हैं ना। इज 0.8 T। मास कितना ग्राम है, 50 ग्राम था शायद। 50 ग्राम। 50 ग्राम है पक्का। हाँ सर। 50 ग्राम, तो मास को मैं लिख देता हूँ 50 इंटू 10 रेज टू -3 और रेडियस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी और ये हो गया 0.8 इंटू टी। तो 50 इंटू 4 कितना हुआ सर 200। 200 और आई मीन 0.2 हो गया, तो डी ओमेगा बाई डी टी 40 हो गया सीधा सीधा। यस सर। तो डी ओमेगा मेरा हो जाएगा 4t dt। अब इंटीग्रेट कर दो 0 से 10 सेकेंड तक, तो 0 से 10 सेकेंड तक इंटीग्रेट करोगे तो 4 इंटू 10 स्क्वायर 100 बाई 2, 200 है आंसर क्या, हाँ सर। रेडियन पर सेकेंड में। हाँ सर। सर वो पहले वाला जो कर रहे थे उसमें क्या मैथमेटिकल हाँ फॉल्ट था? अब बता रहा हूँ, उसमें गलत मैथमेटिकल नहीं, वो कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है एक बार देखते हैं, बताता हूँ, तब तक इसको कॉपी कीजिए। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टॉर्क निकाल रहे थे किसके लिए, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ना, बोलो M क्रॉस B क्या है, जब कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। हाँ सर। अच्छा, तो इसका एरिया वेक्टर, ये जो लूप है इस लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो सेम लाइन में है या अपोजिट है। अच्छा जीरो ही है टॉर्क, तो इसके खुद के करंट के कारण टॉर्क जीरो है, टॉर्क तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण है। हाँ सर समझा। समझ आया। हाँ सर समझ गया। हाँ सर। उस टॉर्क के कारण आई मीन करंट के कारण तो टॉर्क जीरो है। क्लियर है। यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
असाइनमेंट 6 हो गया। हाँ सर। चलिए अब सीवीट खोलता हूँ तब तक। तुम लोग कॉपी करो, मैं चैप्टर खोल के रखता हूँ उसका वॉल्यूम 2 में। कितने पेज नंबर पे है? ऑलमोस्ट मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। सबसे पहला कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 24। 24। हाँ ठीक है, मिल गया। हो गया, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो, SCV क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इसमें नीचे भी थोड़ा सा है। ठीक है, देखो। A circular coil of 1 turn radius 5 centimeter is rotated about diameter with constant angular speed 80 revolution per minute. A uniform magnetic field B इतना exists in the direction perpendicular to the axis of rotation. Perpendicular to the axis of rotation, ठीक है। Find maximum EMF induced, average EMF induced over a long period, and average of square of EMF induced over a long period, ठीक है। तो इसमें कौन तीनों बताना है या कौन सा हो गया है? कुछ तो ABC बोल रही थी शुरू में। फर्स्ट ए बताना है, ठीक है। About diameter with a constant angular speed। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम डायमीटर के अबाउट सर्कुलर कॉइल को रोटेट करें, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसको हम डायमीटर के अबाउट रोटेट करें तो ये हमारा इसका मान लो एक डायमीटर है। तो और मैग्नेटिक फील्ड बोला है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ। तो ये हमारा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, तो मान लो मैं y ले लेता हूं, ऐसा मैं ये y एक्सिस ले लेता हूं। मान लिया कि ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी इस मोमेंट पर, जैसा अभी आपको दिख रहा है, इस मोमेंट पर फ्लक्स कितना होगा? बताओ। इस मोमेंट पे तो 0 होगा ना? 0 होगा। B डॉट ए ऐसे ऐसे। तो ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर, तो इस मोमेंट पे 0। अब जब ये यहां से यहां हो गया है ना, तो इस मोमेंट पर आई मीन ये वाला जो दिया हुआ है डायग्राम, इसमें ऐसा है तो 0 हो गया। और ये जब सीधा होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? मतलब यहाँ के बाद जैसे ही इसका क्या बोलेंगे 1/4 ऑफ रोटेशन हुआ, तो 1/4 ऑफ रोटेशन में फ्लक्स B इंटू ए हो जाएगा।
नहीं समझे क्या? यस सर। हाँ सर। तो मैक्सिमम फ्लक्स मेरा हो जाएगा B इंटू एरिया A, मैग्नीट्यूड देख लेंगे, उपमा आई मीन प्लस माइनस देख लेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो मिनिमम फ्लक्स 0 होगा और मैक्सिमम फ्लक्स B इंटू A होगा, और ये होने में टाइम लगेगा एक कंप्लीट रोटेशन का 1/4, है ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यस सर। तो B इंटू A माइनस 0 करने के बाद अपॉन टोटल टाइम पीरियड का 1/4, ये हमारा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। आई मीन ये 1/, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ओवर अ कंप्लीट टाइम करते जाएंगे तो वहीं से वहीं लौट गया तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। तो अब एक बार वैल्यू पुट करके देखो तो आता है क्या आंसर? B क्या दिया हुआ है? B तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, B 1 इंटू 10⁻²। तो 1 इंटू 10⁻² और रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻4। और एंगुलर स्पीड दिया है क्या? हाँ सर। 80 हाँ, 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 60 अपॉन 80 सेकेंड हो जाएगा। हाँ सर। बोलो। यस सर। 60 सेकेंड में 80 टाइम्स घूम जाता है, तो हाँ एक सर। पूरा घूमने में 60/6/8 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की जगह 6/8 पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड की जगह पुट कर दिया मैं 6/8 और इंटू 4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। एक बार देखो तो बेटा आंसर आया क्या? 16 पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेशन देखो, कहीं कुछ गलत होगा तो पता नहीं, वैसे इतना वोल्ट आना चाहिए शायद। आंसर मैच नहीं कर रहा सर। नहीं कर रहा है? नहीं सर। क्यों? 25 इंटू 16 कितना होगा? 400। यस। तो 400 इंटू पाई 3.14, ये 1256 डिवाइडेड बाय 3, 418.67। आंसर क्या दिया है? सर 6.6 into 10⁻⁻4 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻4, ऐसा? हाँ सर। तो 10⁻⁻6 वोल्ट, ऐसा। 1 मिनट रुक जाना। तो इसको T/2 कर देंगे, 2B। नहीं बेटा, यही आंसर होना चाहिए। कहीं कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में तो एक बार देखो तो तुम लोग भी। मैं एक ही साथ इसको छोटा कर देता हूँ। रेडियस 5 सेंटीमीटर, 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 0.01 टेस्ला, वो डेटा भी सही लिया मैंने। रेडियस है तो एरिया πr² ही होगा। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेशन चेक करना सब लोग, कहीं मैंने कुछ गलत किया है तो पता चल जाएगा। 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 80 टाइम्स घूमता है 60 सेकेंड में, तो एक बार घूमेगा
60/80, 6/8, 3/4, ये भी सही किया। गलत हो रहा है। दिखा तुम लोगों को कहीं कोई गलती? सर सर हाँ सर ओमेगा का टर्म भी लेना पड़ेगा ना, मतलब रोटेट कर रहा है ना, तो cos हाँ थीटा चेंज होता रहेगा, तो नहीं, 5x चेंज हो जाएगा, तो मुझे EMF तो में भी एवरेज शायद। वैल्यू निकालना है ना। मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना होगा तब ओमेगा की वैल्यू लेंगे ना, एवरेज वैल्यू निकालना है शायद। नहीं मैक्सिमम करते। हाँ सर। एवरेज, इसका एवरेज वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, यही शायद मतलब है ना। देखो बड़ा करने दो। फाइंड, अच्छा नहीं, बी में एवरेज है, माय मिस्टेक बेटा, सॉरी। बी में एवरेज है, ए में एवरेज नहीं है। वो मैं एक साथ तीनों क्वेश्चन, ए में केवल मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने जो निकाला है ये मैक्सिमम एवरेज वैल्यू है। सॉरी, तब तो इसको ऐसे कर दो, फिर तो आसान है, फिर तो मतलब आसान नहीं, तब तो अप्रोच ही बदल जाएगा। एक मिनट रुको, मैंने एवरेज का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि मैक्सिमम चेंज इसका 1/4 रोटेशन पर होगा। एक मिनट, फिर तो मुझे डायग्राम किसी चीज की जरूरत नहीं है। डिलीट बटन कहाँ गया? एक मिनट रुक गया। अच्छा, तब तो सिंपल है, ऐसे कर दो फिर। कहाँ चला गया? हाँ, तो ओरिएंटेशन टाइम के साथ बी का चेंज होता जाएगा। तो जो मेरा फ्लक्स होता है बी डॉट ए, इसका मतलब है बी ए कॉस थीटा, एंड दिस थीटा विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो जो d5/dt होगा ये हो जाएगा बी ए कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन और थीटा का डी थीटा/dt। तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया माइनस बी ए ओमेगा साइन थीटा, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मैक्सिमम हुआ, मैं एवरेज का मैक्सिमम निकालने लगा था। तो ये टाइम का फंक्शन ऐसा, थीटा को ओमेगा टी लिख देंगे, तो ये टाइम का फंक्शन ऐसा होगा। तो ई इंड्यूस्ड मैक्सिमम कब होगा? बी ए ओमेगा सब कांस्टेंट है, जब साइन थीटा मैक्सिमम 1 होगा। तो बी है आपका 10⁻², ए है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 25 सेंटीमीटर का 10⁻⁻4 स्क्वायर करने के बाद, और अब ये एवरेज नहीं एंगुलर स्पीड निकालेंगे। तो ये जो हमारा एंगुलर स्पीड है वो है 80 रिवॉल्यूशन, दैट इज 80 इंटू 2 पाई, कितनी देर में? तो 1 मिनट में, तो डिवाइडेड बाय 60, सो 8 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू 8 पाई/3 पुट कर दीजिए, शायद आना चाहिए आंसर। वैसे ओरली देखोगे तो मुझे दिख रहा है कैलकुलेशन कि पाई और पाई मिला के 10 होता है, पाई स्क्वायर 10 होता है ना बेटा। तो पाई स्क्वायर हो गया 10, तो यहाँ बच गया मेरा 10⁻³
अच्छा 25 इंटू सर, 8 200 200 होता है, तो और -2 मिला कि ये हो गया 2 2 by 2/3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर, हाँ 20/3 6 3 80 6.6 6 था ना 10⁻⁴ में, सही आंसर। आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। 84 कौन सा नंबर बेटा? 84 84। अच्छा सीधे 84 से पहले भी कुछ था, आदित्य पूछा था शायद। हाँ सर। कौन सा? सर 63 सर, उसमें एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है। देखते हैं 63 ये वाला। आगे बढ़े, ऊपर करो इसको। हाँ सर। A wire of mass m length and slide freely on a pair of smooth vertical rails. A magnetic field B exists in the region ऐसा वैसा, connected to the loop by capacitor ऐसा. Find the acceleration of the wire neglecting any electrical resistance. सर मुझे इसका आंसर आ गया एक मेथड से, लेकिन मेरा एक दूसरा मेथड सोचा था मैंने। अगर हम लोग इसको एक आरसी सर्किट माने, आर है कहाँ? आर तो नहीं है ना। नेग्लेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर तो है ही नहीं कहीं। ओ सर, अच्छा हाँ तो सर ठीक है, जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। ओके, नेक्स्ट कौन सा था? 84 बोला था तुमने। सर अगर इसमें आर होता तो हम लोग आरसी सर्किट मान के प्रोसीड कर सकते थे। हम मानते, क्या होता ही मानना पड़ता। 84 पूछा था तुमने। यस 84 the magnetic field at a point inside 2 millihenry inductor coil becomes 0.8 of maximum value in 20 microsecond when inductor is joined to a battery. हाँ तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है ना। हाँ तो सर। मैग्नेटिक फील्ड अगर 80% हो जाएगा, मतलब करंट भी 80% हो जाएगा। हाँ सर। तो आई भी मेरा हो जाएगा 0.8 आई नॉट। तो एलआर सर्किट में आई का इक्वेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, ऐसा होता है। यस सर। तो टाइम दिया हुआ है 20 हाँ माइक्रोसेकेंड, सर। मुझे लगता है, और एल भी दिया हुआ है। हाँ सर। तो आर चाहिए शायद। हाँ सर। हाँ तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी है 20 माइक्रोसेकेंड। तो R इंटू 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, L है 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये मुझे आ गया ई रेज टू माइनस 2, ये 0, तो 10 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू ये गया, तो ये हो गया -2। तो ई रेज टू माइनस आर बाई 100, ऐसा कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.2।
है ना। 0.2 का मतलब 1/5 होता है, Yes, sir. मतलब e raised to r by 100 is 5, Yes. मतलब r is 100 into ln 5, है ना। हाँ, ln 5 देखो, ln 5 कितना होता है देखो तो आता है आंसर क्या। एक मिनट, फोन है। हाँ बेटा, आया आंसर? जिसने पूछा था आया आंसर? हाँ सर, हाँ आया। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट नंबर 86 का D. 86। एक मिनट, An inductor of inductance 2 millihenry joined in series with a resistance of 200 ohm and a battery इतना। अच्छा, तो ये सिंपल LR सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और इसके साथ ये बैटरी है, ये स्विच है, ऐसा कुछ। T इक्वल टू 10 मिलीसेकेंड, रेजिस्टेंस है मेरा 200 ओम, L है मेरा 2 हेनरी, बैटरी कुछ बोला है कितने का है, नहीं दिया है। 2. कहाँ लिखा है? हाँ 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट की बैटरी है। स्विच क्लोज किया T इज इक्वल टू 0 पर। मेरे से पूछा है T इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पर, कुछ तो पूछा है। तो D, द रेट बाय विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यही कह रहा है ना। Yes, sir. तो देखो, एनर्जी स्टोर्ड को हम हाफ LI² लिख सकते हैं। हाँ सर. नहीं, बोलो। हाँ सर. हाँ, ये रहा ना कार्ड। हाँ, इधर देखिए, तो हाफ LI² हो गया, तो du/dt करेंगे तो वो होगा रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। Yes, sir. तो जब इसको du/dt करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हटाने के बाद
L into I into di by dt। हाँ सर। अच्छा, और इस केस में मेरा I का एक्सप्रेशन होगा I नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू आर टी बाई एल, यस सर। और डी आई बाई डी टी कितना होगा? तो माइनस माइनस होने के बाद प्लस आर आई नॉट बाई एल ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। तो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एल आई की जगह लिख देंगे आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल, और डी आई बाई डी टी की जगह आर इंटू आई नॉट अपॉन एल ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, शायद मुझे लगता है पार्ट ए और पार्ट बी में ये दोनों इंडिविजुअली भी निकाल चुके हो शायद, तो केवल आपको मल्टीप्लाई ही करना होगा, और नहीं तो दोबारा से वैल्यू पुट कर लेंगे। इसमें क्या है, जैसे पार्ट ए में करंट इन द सर्किट, मतलब आई निकाल चुके हैं आप। हाँ सर। समझे? तो हो जाएगा सर। ये जो टर्म है आई, ये आप पार्ट ए में निकाल चुके हैं। बी में पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और सी में पावर डिसिपेटेड। ठीक है, हो जाएगा, जो भी है वैल्यू पुट कर देना। कर दूं मैं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। और बोलो। 90 का क्वेश्चन है KMC। एक सेकेंड में टिक कर लूं। तो इधर 24 हो गया, 84 हो गया, 86 हो गया, 63 हो गया। अब 90, 91, 97। ये रहा 90। Consider the circuit shown in figure. Find the current through the battery after a long time. Switch S is closed. Suppose the switch is again opened at t equal to 0. What is the time constant of discharging circuit? Find the current through inductor after one time constant. Yes sir. ठीक है, तो पहले तो A पार्ट, जब बैटरी को क्लोज करेंगे, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, सर्किट को क्लोज किया, तो सर्किट को क्लोज करेंगे। ए में मुझे टाइम का फंक्शन चाहिए क्या? नहीं सर। अच्छा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ना। हाँ, फिर तो आसान है। तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है? लॉन्ग टाइम के बाद इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। हाँ सर। है ना, RL 0 हो जाता है ना लॉन्ग टाइम के बाद, ये बात मालूम है ना? हाँ सर। हाँ, तो RL जब 0 हो जाएगा तो उस केस में करंट क्या होगा? इसमें मान लो I1 है और इसमें I2 है। R1 R2 का वैल्यू दिया है या उसके टर्म में बताना है? उसी के टर्म में बताना सर। उसके टर्म में बताना है। तो I1 की वैल्यू हो गई मेरा E by R1, और I2 की वैल्यू हो गई E by R2। तो टोटल करंट थ्रू बैटरी इन दोनों का सम होगा, दैट इज E कॉमन 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये है एक आंसर। हाँ सर। अच्छा, बी पार्ट, सपोज द स्विच इज अगेन ओपन। अच्छा, अब स्विच को ओपन कर दिया, तो अब स्विच को ओपन कर गया तो ये आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया। तो
अब इस सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ अगर बनाएं तो ये L हो गया, और अब ये R1 R2 को मैं सीरीज में कर देता हूं, हाँ सर। नीचे वाले का कोई मतलब ही नहीं बचा, है ना। जी सर। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट पूछा है, तो इस कांस्टेंट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L by R। L by R। Yes. इसमें L upon R1 plus R2 हो जाएगा। सर यार। Find the current through inductor after one time constant। तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितना होता है, वन टाइम कांस्टेंट के बाद करंट होता है हमारा I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई E, यही होता है। यस सर। अच्छा, तो इस इंडक्टर में मैक्सिमम करंट तो I1 के बराबर था ना। हाँ सर। I नॉट की वैल्यू I1 के बराबर हो जाएगी, दैट इज E बाई R1 इंटू 1 माइनस 1 बाई E। ऐसा कुछ है आंसर, सी का एक बार चेक करो तो, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि नहीं तो पूरा शुरू से इंटीग्रेट करके करेंगे। नहीं सर, ये नहीं। यही है आंसर। नहीं सर, E by R का टर्म पहले आंसर है E अपॉन R1 E, मतलब EMF अपॉन हाँ R1। नहीं सॉरी, मैं गलती कर गया, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, तो डिस्चार्जिंग सर्किट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू I नॉट इंटू E रेज टू ऐसा, हाँ मैं सर। चार्जिंग का इक्वेशन लिख दिया था, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू E रेज टू माइनस RT बाई L, ये इक्वेशन होता है। तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद ये I नॉट अपॉन E हो E जाएगा, हो जाए। और I नॉट की वैल्यू I1 के बराबर हो जाएगी, यस सर। दैट इज E अपॉन R1 और ये स्मॉल e, ऐसा है आंसर। यस सर। वो मैंने चार्जिंग वाला फॉर्मूला लिख दिया था। नाइन्टी के बाद कौन सा था, 93। पानी पिलाना, गेट खोल दो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, a long wire carries a current of 4 ampere. Find the energy stored in the magnetic field inside a volume of 1 millimeter cube at a distance of 10 centimeter from the wire. तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था, याद होगा आपको बेटा। हाँ सर। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो आपसे जो एनर्जी पूछा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, हाँ सर। और वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और मुझे 10 सेंटीमीटर पर बी चाहिए। तो इनफाइनाइट वायर के 10 सेंटीमीटर पर बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू
2i/d, यही फॉर्मूला होता है ना? यस सर। तो बस एक बार वैल्यू सब पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा शायद 4 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2 म्यू नॉट और 4 पाई स्क्वायर समझ लो इसको। तो ऐसा लिख देते हैं 4 पाई इंटू 4 पाई, क्योंकि वो एक ही साथ वैल्यू मिल जाएगा। और ये हो गया मेरा डी स्क्वायर ऐसा। तो देखो ये म्यू नॉट गया और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई मिला के 10⁻⁻⁷ हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 4 पाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 का 100 और सेंटीमीटर का 10⁻⁻⁴। अच्छा, तो नीचे की कहानी हो गई। ऊपर करंट का स्क्वायर, करंट कितना था? 4 एम्पियर, तो 16। और वॉल्यूम है 1 मिलीमीटर क्यूब, तो मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻⁹ तो देख कर लो, यही सब कुछ आंसर होगा, क्या बताऊं मैं। तो ये हो गया -2, इधर गया तो -7, तो ये हो गया 2/4 पाई, 2 नहीं 32/4 पाई 10⁻⁻14 जूल, ऐसा है क्या? एट बाई पाई 10⁻⁻14 जूल, ऐसा आंसर है क्या? हाँ सर। लिख लीजिए। और बोलिए, हो गया सर? सर 97। 97। सर हमने दो सोलेनॉइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है। हाँ बताया ना, L1 कैसे ज्वाइंट है उस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो ना, दो सोलेनॉइड के बीच का बताया होगा। हाँ सर। A solenoid length 20 centimeter, area of cross section 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा शायद। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Having 400 turn is placed inside another solenoid, इतना turn, area of cross section इतना, length इतना, find the mutual। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी बताया था मैंने। दो सोलेनॉइड के म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है? और नहीं तो जस्ट 2 लेक्चर पहले दिखा देता हूँ ना, मुझे भी याद नहीं था। मैं करने को तो कर ही दूंगा, बट दोबारा मेहनत कौन करे। देखो 2 लेक्चर पहले वाला नोट है। तो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल के बाद देखो सोलेनॉइड एंड कॉइल है ना, तो ये है ना म्यू नॉट N1 N2 A/L है ना, म्यू नॉट N1 N2 A/L ऐसा कुछ। N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न है और L लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है क्या? वैसे निकाल सकते हैं, छोड़ो ना, दोबारा निकाल ही देता हूँ, कौन परेशानी ले इतना।
सोलेनॉइड लेंथ इतना, दोनों का और सोलेनॉइड और कॉइल के लिए था ना, तो इसमें दोनों सोलेनॉइड है तब भी। अरे नहीं, सोलेनॉइड भी कॉइल ही होता है ना, ऐसे कॉइल को एक दूसरे के ऊपर रखो, क्या फर्क पड़ता है। बट एनीवे इसमें शायद नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेंथ शायद अलग अलग है। अलग है। एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4, इनसाइड, तो जिसका लेंथ छोटा है उसके अंदर बड़ा वाला लेंथ है। हाँ सर। हाँ, फिर तो केवल छोटे वाले का लेंथ होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे, ऐसे समझो, ये एक कॉइल है, इस कॉइल का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक सर। और वो घुमा घुमा के बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है शायद 8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसके अंदर एक छोटे क्रॉस सेक्शन का लेकिन इससे बड़ा कॉइल रखा हुआ है, ये है ना। तो इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये कॉमन एरिया से मतलब है ना म्यूचुअल में। हाँ सर। तो दोनों के लिए वो कॉमन एरिया पुट करके देखो, देखो आ जाता है। एक मिनट, एक फोन आया, मैं कर हाँ सर।
हेलो हेलो Yes, sir. हाँ सॉरी वो एक फोन था वो नहीं आ रहा. इसमें नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है अपने को, एक तो एरिया जो दोनों का कॉमन है वो लेना है। हाँ सर. अच्छा, एरिया जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा। Oh. जैसे बाहर जो छोटे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है जिसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें 2000 है ना, 2000. तो इसमें n1 मेरा हो गया 2000, लेकिन n2 जो होगा ये n2 4000 है ओवर अ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ओवर अ लेंथ 10 सेंटीमीटर तो ये भी 2000 ही हो जाएगा ना। हाँ सर. तो n1 n2 10,000 पुट कर दीजिए, लेंथ 10 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, आंसर देखिए आता है क्या। नहीं सर. Area of cross section sir 4 ही लेना. 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ दोनों का जो कॉमन है आपका रुको, आया क्या आंसर। नहीं सर. चलो मैं फॉर्मूला कुछ और, फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद आता, ओरिजिनली मैं कर देता हूँ। इधर देखो, जो अंदर में है, अंदर वाले में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसको मैं लिखूंगा N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूंगा ना, तो हाँ ये एक लूप का हुआ। उसके बाद B इंटू अंदर वाले को 2 कहते हैं तो A2, तो B इंटू A2 एक टर्न का फ्लक्स इंटू N2 ये हुआ टोटल फ्लक्स। और B किसका होगा, पहले वाले का होगा, तो पहले वाले के लिए म्यू नॉट स्मॉल n1 I1 ऐसा होगा इंटू A2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो N2 और म्यू नॉट N1 को लिखेंगे कैपिटल N1 अपॉन L1 10 सेंटीमीटर Yes sir. इंटू A2 इंटू I1 ऐसा, तो DI बाई DT ये सब करते जाएंगे, तो ये जो हमारा टर्म है यही आंसर होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, N2 अंदर वाला 2000 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 कैपिटल N1 2000, नहीं अंदर वाला 4000 है शायद, तो वो फुल 20 सेंटीमीटर पे तो 4000. तो 10 सेंटीमीटर वाला सेक्शन लिया तो 2000. N1 2000 और L1 1 बाहर वाले का है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 रेज टू -2 और A2 अंदर वाले का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 इंटू 10 रेज टू -4। एक बार वैल्यूज देख लीजिए, तो इसको इधर कर देते हैं, 10 रेज टू -2 है ये, तो ये -1 हुआ, ये गया तो -3 हुआ, ये 2000 का 30 गया तो ये माइनस भी गया, तो 8 2 जा 16
16 4 जा 64, तो 64 पाई इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻⁷ तो 256 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ है आंसर? बोलो बेटा। एक मिनट, सर को बुक में मैं ही आंसर देखूं, कौन सा नंबर था? 97 97। मेरे स्कैन्ड कॉपी में आंसर भी ऐसा दिखता है। नहीं सर, क्या आंसर है बताइए तो मुझे। 2 into 10 का पावर -2। 2 into 10 का पावर -2 ऐसा आंसर है, देख लेते हैं। तो 256 इंटू पाई कितना होगा? 803। 804। 804 इंटू 10⁻⁻⁴, तो हम लोगों को आ रहा है 8.04 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है, ऐसा? हाँ सर। कहाँ मिस्टेक किए हैं, एक बार फिर से मुझे ऊपर से देखने दीजिए। अंदर के कॉइल को 2 बोलते हैं, बाहर के कॉइल को 1 बोलते हैं। तो अंदर के कॉइल का नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय अंदर ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो A2 की जगह 8 पुट किया है हम, A2 की जगह 4 पुट किया है हमने। नहीं, गलती हो गया ना। अंदर के कॉइल का, हाँ, A2 की जगह 4 पुट किया है। नहीं सर, 8 ये गलती एक मिल गई है ना। 2 अंदर वाला है ना बेटा। हाँ सर। तो A2 की जगह मुझे 4 पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8 की जगह 4। अच्छा, कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न तो 2000 है, बट कॉमन एरिया में 4000 है, 4000। बट कॉमन एरिया में 2000 है। 2000। तो इस N2 की जगह 4000/2 आएगा, है ना। यस सर। हाँ, अब फिर तो- सर फोल्डेड में 4 हो जाएगा। तो एक बार नीचे समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। तो ये एरिया में पहले कितना था? 8 था, 8 की जगह 4, तो 8 की जगह 4 का मतलब आधा हो गया, आधा, और फिर उधर भी आधा। 4 हो गया, क्योंकि बीच का आ गया कैलकुलेशन मुझे दिख नहीं रहा है, सब में डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो ये मेरा आ गया 2.01 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो SCB भी खत्म। अब बोलो, नेक्स्ट क्लास में बुकलेट डिस्कस करोगे? सर और मैग्नेटिज्म। अच्छा, इसका मैग्नेटिज्म भी बाकी है। तो मैग्नेटिज्म में क्या डिस्कस करना है? असाइनमेंट बुकलेट क्या, मुझे याद नहीं है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। सर सब कुछ। सर सब कुछ। अरे सब कुछ समझ गया, अगली क्लास में क्या करेंगे ये बता दो मुझे, और कुछ नहीं। तो बट आधों का मैग्नेटिज्म हो गया है, तो उनका अलग आधे में किसका हुआ है? सर बैच 2 ग्रुप का हो गया और एक का नहीं हुआ है। हम लोग का परमानेंट मैग्नेट्स का थ्योरी नहीं हुआ था, उन लोग का परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट की थ्योरी का न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं है, असाइनमेंट एक भी नहीं है उसका। मैं असाइनमेंट और एक्सरसाइज डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सर आपने एक ग्रुप के साथ वो थ्योरी कर लिया था और एक ग्रुप के साथ आपने असाइनमेंट डिस्कस किया था। तो हमारा थियरी बाकी है अभी भी। सर अगला क्लास अलग कर दो फिर। नहीं, तो अलग नहीं करूंगा, तो ऐसा करता हूँ, अगले क्लास AC पढ़ा दूंगा, कॉमन चीज अभी, उसके बाद दोनों को अलग कर दूंगा जिसके भी प्रॉब्लम बचे हैं। ठीक है? यस। अगली क्लास EMI की कंटिन्यूएशन में ही है, अल्टरनेटिंग करंट करा दूंगा, हार्डली 2 to 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा थ्योरी। 3 लेक्चर पकड़ लो, थ्योरी डिस्कशन सब लेके। तो अल्टरनेटिंग करंट खत्म करने के बाद
दोनों बैच का जो भी डिस्कशन अलग अलग जैसा है वो कर देंगे, ठीक है? चलो बाय। सर हाँ बोलो। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना लंबा जाएगा? वेव में अभी टाइम है बेटा, मेंस के सिलेबस में एडवांस में है भी नहीं, तो एसी के बाद बता दूंगा, घबराओ मत। छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है सर।